डीआरवी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सैयद सलमान और आज हम बात करेंगे डीआरवी न्यूज पर एक ऐसे विषय पर जिससे पिछले एक साल से तो कम से कम मुंबई, महाराष्ट्र और भारत के लोग जूझ रहे हैं। सही समझे आप, बात हम कर रहे हैं, हम ऐसे विषय पर बात कर रहे हैं जिससे हर कोई आज परेशान है। कोरोना वायरस कोविड-19 कई रूप में जाना जा रहा है और एक बार इसकी फिर से एक लहर चली है महाराष्ट्र, जिससे सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहा है। क्यों हो रहा है, सब कुछ कंट्रोल में आने के बाद स्थितियां क्यों बिगड़ी और बिगड़ने के बावजूद उससे कैसे बचा जाए, संभला जाए, ताकि ये वायरस लोगों तक फैलने न पाए, कैसे अपने आप को बचाव करें। ऐसे बहुत से विषय हमारे पास और इस विषय पर बात करने के लिए डॉक्टर्स की टीम से बढ़कर कोई नहीं हो सकता। हमारे स्टूडियो में इस वक्त 3 खास मेहमान जो पेशे से डॉक्टर हैं, जो एक सत्व चैरिटेबल संस्था से जुड़े हुए हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर नीतीश चंद्र जी हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ डॉक्टर राकेश गुप्ता जी हैं, डॉक्टर रोहन बाटकी जी, आप सभी का तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। हम एक ऐसे विषय पर बात करने के लिए आप लोगों से मुखातिब हो रहे हैं जिसका ताल्लुक आज के दौर में पूरा विश्व परेशान है कोरोना वायरस से, जिसे कोविड-19 के नाम से जाना जा रहा है। यही मार्च था जब लॉकडाउन लगा था। मार्च के अंतिम सप्ताह से स्थितियां बनी, बिगड़ी, कई मौतें हुई, कई घर तबाह हुए, बेरोजगारी का रोना रोया गया, काफी कुछ हुआ। डॉक्टर नीतीश जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कैसी परिस्थितियां इन पूरे साल में आपने क्या देखा, फिर हम आगे के विषय पर आते हैं। ज़रूर। सबसे पहले सही साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें आमंत्रित करने के लिए। और हमें पता है जिस महामारी से हम सब और पूरा विश्व जूझ रहा है, उसमें मैं कहना चाहूँगा ना कि आप देखते हैं कि जब भी कोई हम एक किसी भी चीज़ का एक वर्ष पूर्ण होता है, चाहे वो हमारी जन्म दिवस हो, हम गाड़ी लाते हैं उसका हम सेलिब्रेट करते हैं एनिवर्सरी, लेकिन ये एक ऐसी चीज़ है जिसकी कोई भी एनिवर्सरी सेलिब्रेट करना नहीं चाहेगा, क्योंकि हम जिस त्रासदी से गुजर रहे हैं। बहुत लोगों ने बेरोज़गार खोया है, बहुत लोगों ने अपनों को खोया है और बहुत लोग आज भी लाचार हैं, इस त्रासदी से त्रस्त हैं। इसका जो सामना अगर हम साथ में मिलकर, जो साल भर से हम करते आ रहे हैं, लेकिन आज स्थिति पहले से थोड़ी बेहतर है। मैं मानता हूँ ये लहर वापस आई है, लेकिन अगर हम थोड़ा सा सब वापस एकजुट होकर साथ में आगे बढ़ें तो डेफिनेटली, और मुझे पूरा विश्वास है कि हम इस कोरोना को भी मात दे सकते हैं, इसे हरा सकते हैं। सिर्फ हमें क्या करना है, जैसे ये वर्ड है ना कोरोना, तो मेरे तरफ से है ये करोना SMS का पालन। व्हाट इज दिस SMS? S फॉर सोशल डिस्टेंसिंग, M फॉर मास्क एंड S फॉर सैनिटाइजेशन। तो एक मेडिकल प्रोफेशनल होने के नाते मेरी आप सब से अपील है, अगर ये चीज़ों का हम नियमित रूप से पालन करेंगे तो हम कोरोना से, जैसे कोरोना हमारे साथ चल रहा है क्योंकि ऐसा दुश्मन है जो नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन अगर इन तीनों चीज़ों का हम पालन करते हैं तो हम इसे छल सकते हैं। जी, राकेश गुप्ता जी, आप एक मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर भी हैं, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट भी हैं। कई केसेस आपकी नज़र में भी ऐसे आए होंगे जिन्हें पता ही नहीं था कि उन्हें कोरोना है, कोरोना उनके परिवार को नहीं पता। ये एक भ्रम था कि एक परिवार के एक सदस्य को हुआ है तो सबको हो ही गया होगा, या फिर एक परिवार के सदस्य को हुआ है तो समझ में ही नहीं आ रहा है कि हुआ है। ऐसी परिस्थितियों से जब जूझते हुए लोग आपके पास आए होंगे या आप जैसे डॉक्टर्स के पास गए होंगे, वो परिवार आज किस स्थिति में होगा और उस तरह की स्थितियां क्या इस सेकंड लहर में भी आ सकती हैं? पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि हमें आपने आमंत्रित किया है। आपने जो सवाल पूछा है, एक फैमिली में अगर कोरोना वायरस की जो एंट्री होती है तो ये एज वी ऑल नो दैट इट इज़ अ वायरस विच इज़ ट्रांसमिटेड इन अ फैमिली। उसके बाद ऐसा होता है कि उसमें 2 क्लासिफिकेशन हो जाते हैं। कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिसमें सिम्टम्स दिखाई देते हैं और कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिसमें सिम्टम्स नहीं आते, उसे एसिम्टोमेटिक कहते हैं। अगर सिम्टम्स आते हैं तो उसमें भी स्टेजेस होती है, माइल्ड होती है, मॉडरेट होती है और सीवियर होती है। अब मैंने जो देखा है एज अ मेडिकल प्रोफेशनल कि
लोगों को जब सिम्टम्स आते थे फर्स्ट 2 डेज़ 3 डेज़, ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट उसको घर पे ही अपने आप ट्रीटमेंट करने की कोशिश करते थे, डॉक्टर्स को कांटेक्ट नहीं करते थे, जिस वजह से ये माइल्ड सिम्टम्स मॉडरेट इंटेंसिटी में कन्वर्ट हो गए और उसके बाद वो सीवियर तरफ बढ़ने लगे। सीवियरिटी ऐसे होने लगी कि पेशेंट्स को ब्रेथलेसनेस या सांस लेने की तकलीफ़ होने लगी, उनका ऑक्सीजन लेवल ड्रॉप होने लगा। तो ये सब जो इतने मल्टीपल केसेस हमने जो नोटिस किए हैं उसमें एक ही निष्कर्ष निकला है कि इफ़ यू हैव सिम्टम्स, कॉन्टैक्ट डॉक्टर्स इमीडिएटली, जो भी नियर बाय डॉक्टर है उनके ऑब्जर्वेशन में रहो, उनके देखरेख के अंडर रहो। क्योंकि इसमें क्या है कि डॉक्टर जब हम ट्रीट करते हैं तो हम एक चीज़ ये देखते हैं कि कम से कम पेशेंट का ऑक्सीजन लेवल दिन में 2 बार तो हम मॉनिटर कर ले, या फिर वो अगर पेशेंट हमारे तक नहीं आ सकता है तो हम उसको इस तरह से गाइड करें कि एक पल्स ऑक्सीमीटर का अरेंजमेंट करके दिया जाए, ताकि वो हमें रीडिंग्स व्हाट्सएप के ज़रिए हमें भेज देते हैं। दूसरा जो है उनका इम्यूनिटी बूस्टिंग लेवल की जो मेडिसिन है वो देना शुरू करते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा और जल्द से जल्द टेस्ट करने की कोशिश करते हैं। अगर पेशेंट सिम्टोमेटिक है और हमको पता चला कि इसको कोविड पॉजिटिव आ गया है रिपोर्ट में, अभी तो सब सेंट्रल रजिस्ट्री में रजिस्टर होता है। ऑलरेडी एमसीजीएम जो हमारी नगर पालिका है वो उस पर एक्टिवली काम कर रही है, तो हमें एक एमसीजीएम की तरफ से भी डॉक्टर्स की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड हो जाती है। और दूसरा, एक बार अगर घर में एक इंसान पॉजिटिव आ गया तो फिर हमें ये करना है कि बाकी के जो पेशेंट्स के सिम्टम्स डेवलप हो रहे हैं क्या, वो उस पर नज़र रखनी है और उनका उसी तरह से ख्याल रखना है कि ऑक्सीजन लेवल्स कुछ डिटोरेट हो रहा है या नहीं हो रहा है, उनकी इम्यूनो बूस्टिंग के लिए जो दवा है वो दी जा रही है। और अगर सिम्टम नहीं है तो उन्हें सिर्फ आइसोलेट करना है, क्योंकि अगर हमें सिम्टम्स नहीं है या हम एसिम्टोमेटिक है, इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे अंदर वायरस ने प्रवेश नहीं किया। इसमें 2 कॉन्सेप्ट है बीमारी में, इन्फेस्टेशन और इन्फेक्शन। अगर हम इन्फेक्ट हो गए और सिम्टम्स नहीं है तो भी हमारे अंदर इन्फेक्शन है, हमारे पास पूरी तरह की पोटेंशियल है कि ये इन्फेक्शन हम किसी और को ट्रांसमिट कर सकते हैं। तो उस समय हमें 14 to 15 डेज़ का क्वारंटाइन, जो सेल्फ और होम क्वारंटाइन जो बीएमसी हमें एडवाइस करती है, उसको पूरी तरह से फॉलो करना है, क्योंकि ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि हम सोसाइटी में अगर 1% भी डाउट है हमारे बॉडी में वायरस का, तो ये वायरस हम हमारी सोसाइटी में ना फैलाएं। ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है, अपनी खुद की जिम्मेदारी भी बनती यस है। यस ऐसे यस। दौर में डॉक्टर रोहन साहब, ऐसे दौर में हमने पाया कि नीम हकीम खतरे जहां वाले लोग भी बहुत निकल आए, खुद ही डॉक्टर बन गए। जैसे डॉक्टर साहब कह रहे थे कि बहुत सारे ऐसे लोग भी थे जिन्होंने घरों पर ही दवाइयां ले ली, घरों पर लेकर, और जब तबीयत बिगड़ी, अस्पताल में पहुंचे, स्थितियां बिगड़ी, बड़ी मुश्किल से कुछ लोगों ने जान बचाई और बहुत से लोगों की इसमें जाने भी गई। तो ये स्वास्थ्य से एक तरह तो खिलवाड़ करना हुआ ना। डेफिनेटली, अगेन शुक्रिया बुलाने के लिए। ये जो आप कह रहे हैं कि जैसे लोगों ने खुद से ही ये लेना चालू किया, क्योंकि बहुत सारे दोस्त होते हैं या फैमिली मेम्बर्स होते हैं या खुद ही डॉक्टर बन जाते हैं और खुद ही एक दूसरे को सलाह देते हैं। और आजकल जो एक बड़ा यूनिवर्सिटी है, जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है, उस पर बहुत सारे मैसेजेस फैलना शुरू हो गए। और एक दूसरा एक एंगल इसको अगर हम देखेंगे तो हर किसी को एक डर था, और इस डर के इसमें खुद को और खुद के फैमिली को बचाने की चक्कर में, या फिर हम इसके जो लोग थे वो इसके शिकार होते गए और अलग अलग तरीके से जो मैसेजेस आते हैं उसको फॉलो करते गए। लेकिन जैसे डॉक्टर राकेश ने अभी कहा कि आपको कुछ भी अगर चीज़ है तो उसको मेडिकली आपको उसको वेरीफाई करना, आपके जो फैमिली डॉक्टर है या जो डॉक्टर्स आपके हैं उनसे उसको वेरीफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और भयभीत होने से कुछ नहीं होने वाला, जो भी है, जैसे डॉक्टर निशित ने कहा कि इसको हमको फेस करना है, भयभीत होकर उसको हम हरा नहीं सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको शांति से इसके बारे में सोचना है, कैसे हम अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाया जाए। डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ें हमारे आयुर्वेद में और उसमें लिखी गई है जिससे हम अपनी रोग प्रतिकारक क्षमता को बढ़ा सकते हैं। इसका एक अगर आप बेसिक कुछ चीज़ें अगर हम बताने चाहें, इसमें आपको कोई हाई फाई चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। मैं 3 चीज़ों पे बहुत जोर देना चाहूँगा, वो है अच्छा खाना, अच्छा व्यायाम और अच्छा आराम। अभी लोग मुझे पूछते हैं अच्छा खाना मतलब क्या? अच्छा खाना मतलब घर का खाना, बाहर का खाना बिल्कुल नहीं। जो भी अच्छा खाना है, जो घर का खाना, वही सबसे अच्छा खाना होता है। दूसरी चीज़ है आराम और अच्छा व्यायाम। अच्छा व्यायाम मतलब क्या? एटलीस्ट आपको 15-20 मिनट या वॉकिंग होगा, या फिर बिकॉज ऑफ लॉकडाउन अगर आप ज़्यादा कुछ नहीं कर पा रहे तो घर पे भी अगर आप योगासन प्राणायाम करते हैं तो वो भी बेनिफिशियल है, लेकिन वो करना बहुत ज़रूरी है, सभी के लिए ज़रूरी है, हर एज ग्रुप के लिए ज़रूरी है। और तीसरी चीज़ है अच्छा आराम। बहुत सारा देखा गया था कि बिकॉज ऑफ सब घर पे थे और इंटरनेट का यूज़ बहुत ज़्यादा था,
तो उसके वजह से नींद कम हो गई थी, क्योंकि दिन भर सो रहे थे, रात में भी इंटरनेट मोबाइल पे लगे हुए थे, लोगों की नींद कम हो गई थी। और नींद कम होना इम्यूनिटी को ड्रॉप कर देता है, रोग प्रतिकारक क्षमता को कम कर देता है। तो अच्छी नींद बहुत ज़रूरी है। लोग बिना खाने और पीने के रह सकते हैं, लेकिन बिना नींद के नहीं रह सकते। उनका इम्यूनिटी बहुत जल्दी कम हो जाएगा और वो फिर इस रोग के शिकार हो सकते हैं। तो ये 3 बेसिक चीज़ें भी अगर आप फॉलो करेंगे तो भी आप हेल्दी रह सकते हो और कोविड से दूर रह सकते हो। तो ये इन चीजों पे आपने पाया कितना, डॉक्टर निशित जी आप बताएं कि अच्छा खाना आपको चाहिए होता है। अच्छे खाने के लिए घरों में जिन लोगों ने, तब अच्छे कुक भी बन गए कई लोग, लेकिन आज के दौर में जब दोबारा से लॉकडाउन खुलना शुरू हुआ तो आपने होटलों की भीड़ देखी होगी। तो ये क्या एक बड़ा रीजन नहीं है कि होटलों में लोकल में और लोगों का आवागमन ज्यादा हो गया? वायरस फैलने के बहुत से कारणों में क्या ये सब भी एक कारण नहीं है कि ये सब खुलना तो जरूरी था, क्योंकि मौत पर भूख हावी हो गई थी, लोगों को रोजी रोजगार की तलाश थी, लोग चले गए थे, लोगों को बुलाया गया, थोड़ी सी स्थितियां सुधरी थी। ऐसे में क्या आपको नहीं लगता कि लोग लापरवाह जैसे हो गए? बिल्कुल, मैं आपकी बात से पूरी तरह से सहमत हूँ। साथ ही मेरे जो साथी कलीग्स हैं उनकी बात से भी पूर्णतः सहमत हूँ। सबसे ज़्यादा सर प्रॉब्लम जो हो रहा है ना, जैसा आपने बताया कि हाँ डेफिनेटली लोगों की कुकिंग स्किल्स काफ़ी डेवलप हो गई, मेरी खुद की काफ़ी डेवलप हो गई, जी, है ना। और अभी इसका ज़्यादा भी समय इसको हम लोग एंजॉय करेंगे किसी दिन। बिल्कुल बिल्कुल। और उसमें क्या हो गया है, और लोगों के मतलब बहुत से लोगों के अंदर जो हम जिस तरह से एक समय की रफ्तार में हम टाइम मशीन बन गए थे, तो इस लॉकडाउन के फ़ायदे भी हुए हैं। हम परिवार के साथ समय हमने व्यतीत करना शुरू किया, उसके साथ साथ हमने हमारी जो भी स्किल्स थी, हम मन चाहता कुछ करना चाहते थे, वो भी लोगों ने क्या डेवलप हुआ। हाँ, जहाँ तक लापरवाही बात है, जैसे अभी होटल इंडस्ट्री खुल गई, जैसे इस तरह से सरकार ने भी और यातायात में भी छूट दे दी है, ठीक है। तो डेफिनेटली आपकी बात सही है, लापरवाही हो रही है, लोग निकल रहे हैं, भर भर के निकल रहे हैं। और बहुत से लोगों ने तो ये तक मान लिया है कि कोरोना जैसा कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता है। ये एक बड़ी संख्या है डॉक्टर साहब, ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल। हमसे बहस करते हैं। हमारी एक संवाददाता ने इस विषय पर भवानी झा ने कई जगह पर बात की थी, और वो हमारे पास वीडियो उपलब्ध है जिस तरह की लोगों ने बातें की। कोरोना मतलब उनके लिए एग्जिस्ट ही नहीं करता, बिल्कुल लापरवाह। वो तो मानते ही नहीं है। शुरू में तो ये हुआ था सरकारी साजिश है। अरे भाई, सरकारी साजिश किसी एक देश में होगी, किसी एक मोहल्ले में होगी, किसी एक प्रदेश में होगी, पूरे विश्व में एक साथ सरकारी साजिश कैसे हो सकती है? बिल्कुल सही बात है। तो उन सब से मैं अपील करना चाहूँगा, इस चीज़ को लाइटली ना लें। ये कभी भी कहीं भी किसी भी हालत और हालात में आपको मिल सकती है, फ्री फ्री फ्री, क्योंकि हमें फ्री की चीज़ें बहुत पसंद हैं। तो ये फ्री आपको मिल तो रही ये है, फ्री आराम से ये आपको वायरस मिलेगी। आपको फ्री में मिल रहा जी है, और हाँ। उसे आप आमंत्रित कर रहे हैं खुद। हाँ, और दूसरी चीज़ है, जैसा कि डॉक्टर रोहन ने कहा कि डेफिनेटली अच्छी नींद, अच्छा व्यायाम, अच्छा भोजन हमारे स्वास्थ्य को और हमें स्फूर्ति प्रदान करता है, हमें स्वस्थ रखता है। सबसे पहले जो मैं अपील करना चाहूँगा, बिकॉज हम डॉक्टर्स यहाँ पे बैठे हैं और भी मेरे डॉक्टर्स कलीग हैं, हम पेशेंट्स देख रहे हैं, तो लोग कोरोना से ठीक हो रहे हैं लेकिन लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं। उसकी वजह यह है कि जिस आदमी को कोरोना हो रहा है ना, उसको हम सीधा अछूत की कैटेगरी में खड़ा कर दे रहे हैं। उसको भी, उसके उसका परिवार को भी। जी हाँ, उसका तिरस्कार हो रहा है, वो बहुत गलत है। उसमें उस समय उस आदमी की स्थिति आप समझ सकते हैं जो इस जंग से लड़ रहा है, मैं ठीक होऊंगा कि नहीं होऊंगा, ठीक है। उसको अगर हम एक ह्यूमैनिटी के नाते, एक मानवता के नाते उसको मानव और इंसान समझते हुए अच्छे से बात करें, और अगर डिजिटल प्लेटफॉर्म का यूज़ करना है तो आप उसके नाती पोतों, घर वाले, वाइफ, आप उसके थ्रू आप वीडियो कॉल कर सकते हैं ना। दिन भर moral support की जरूरत है। बिल्कुल, उसका एक बार वो चेहरा देख लेता है ना, उसका 25% बीमारी गायब हो जाती है। लेकिन उसके साथ जो बर्ताव हो जाता है, सोसाइटी में लोग चेहरा फेर के जाने लगते हैं, तो ये चीज़ें गलत हैं। क्योंकि अगर उस समय उसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है ना, वो मानसिक सपोर्ट की ज़रूरत होती है। अगर वो हम सब मिलकर उसको देंगे तो डेफिनेटली दवाएं तो अपना काम कर ही रही है, लेकिन उससे ज़्यादा जब ये लोग मनोरोगी होकर बाहर नहीं निकलेंगे और उनके अंदर अगर उत्साह भरा रहेगा ना, तो कोरोना से वो कहीं भी, कैसे भी, किसी भी तरह से वो लड़ सकते हैं। आधे से ज्यादा मर्ज का मुकाबला तो मानसिक तौर से मजबूत होकर ही आधे किया जा मर्ज सकता क्या सर, अगर हम मानसिक रूप से एकदम, अगर हम स्ट्रांग है ना, हम सशक्त हैं मानसिक रूप से ना, तो हम कुछ भी कर सकते हैं। उस दौर में जो लोग कहते हैं कि जिनकी डेथ हुई, उसमें कई केसेस ऐसे थे जो हाइपर हो गए, बिल्कुल भयभीत हो गए, बिल्कुल। और लोगों के रवैये भी इस तरह के हो गए
पूरा सब कुछ उनके आंखों के सामने नाच जाता था, ऐसी जी स्थितियां रही। जी जी अब डॉक्टर आके साहब टीकाकरण भी शुरू हो गया है, वैक्सीनेशन शुरू हो गया है। अब कौन से टीका लेना चाहिए, कौन सा नहीं लेना चाहिए, ऐसी स्थितियां भी बनी। ये ज़्यादा मुफीद है, ये ज़्यादा मुफीद है, उस पर न जाते हुए ये टीकाकरण मुहिम से कितना फ़ायदा होगा। स्टेप 1, स्टेप 2, आपको 2 डोज लेने हैं 28 दिन के बाद। इसमें भी वही व्हाट्सएप ज्ञान, जो डॉक्टर रोहन साहब का कहना कि वो जो व्हाट्सएप ज्ञान है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी जो परोसती है, उससे भी भय का वातावरण है कि भाई लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, लोग अब भी भयभीत हैं। जी पहले तो हमें इंडियन गवर्नमेंट का धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि पूरे विश्व में इंडिया एक ऐसी कंट्री है जिन्होंने कम ही समय में वैक्सीन का जो खोज करके निकाली है, और काफ़ी मल्टीपल जो लैब्स है, लेबोरेटरीज़ है, कंपनीज़ है, इसमें है। तो वी आर द नेशन ऑफ 150 करोड़। इतने बड़े नेशन में और इतने मैसिव लेवल पे जो हम ड्राइव रन करें वैक्सीनेशन की, ये बहुत ही तारीफ़ काबिल है, और इसे हमें भारतीय गवर्नमेंट की एक उपलब्धि माननी चाहिए। और हम सप्लाई भी कर रहे हैं, और अपने देश की भी जो ये ज़रूरत है वो खाना पूर्ति भी हम कर रहे हैं। सो ये जो मल्टीपल लेवल पे जो गवर्नमेंट ने जो पॉलिसीज क्रिएट करके जो कर रहे हैं, और वी आर ट्राइंग टू रीच द लोएस्ट लेवल, दैट इज़ द बिगेस्ट थिंग, एंड वी आर डूइंग एट अ वेरी फास्टर पेस। अगर हम ये पूरे वैक्सीनेशन ड्राइव के पे नज़र डालें, तो ये जो भी ICMR प्रोटोकॉल्स के अंतर्गत और गवर्नमेंट ऑफ हेल्थ मिनिस्ट्री के अंतर्गत ये सब वैक्सीन टाइम टेस्टेड है, और ये सब लेबोरेटरी टेस्टेड है। इसकी एफिकेसी पहले देखी गई है, और उसके बाद ये टीकाकरण का अभियान शुरू किया गया है। तो ये जो अक्सर खबरें आती हैं कि टीका लेने से ये हो गया और फिर अलग स्थितियां हो गई, कहीं कुछ खबरें, कुछ गलत खबरें भी फैलाई जाती हैं, तो इसमें कितनी सच्चाई है? हम जानते हैं कि गलत है, लेकिन एक डॉक्टर जब इस बात को कहता है तो उसका असर कुछ अलग पड़ता है। सबसे पहले वैक्सीन ये क्या होता है वो हमें समझना ज़रूरी है। वैक्सीन जो होता है कि एक डिजीज़ का एक प्रोडक्ट होता है, वो एकदम मिनिमल क्वांटिटी में होता है, और उसे हमारी बॉडी में उसको इंजेक्ट किया जाता है, एकदम वेरी मिनिमल और इसके पीछे की जो कॉन्सेप्ट है और हेतु ये होती है कि जब ये वायरस एक मिनिमम और कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में जब बॉडी में जाता है, तो हमारा जो इम्यून सिस्टम है, प्रतिकार शक्ति है, उसे वो हरकत में आके और इम्यूनिटी डेवलप करते हैं, और हमारी जो अंदर की एंटीबॉडीज़ डेवलप होती है। सो ये एंटीबॉडीज़ नॉर्मली बिना हम बीमार पड़े डेवलप नहीं कर सकते, या बिना एक्सपोज हुए नहीं कर सकते। तो वैक्सीनेशन आपको वो पूरे पीड़ा से न जाते हुए एक शॉर्टकट में, एक माइन्यूट कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में वैक्सीन अंदर दिया जाता है, और अंदर इम्यून रिस्पॉन्स को जनरेट किया जाता है, ताकि इन फ्यूचर अगर हम कोविड वायरस के एक्सपोजर में आए तो हमें उस लेवल, उस सीवियरिटी और उस इंटेंसिटी की डिजीज़ से हमें सफ़र ना करना पड़े। इसका बेसिक उदाहरण आपको मैं बता देता हूँ। जब बच्चा पैदा होता है उसे हम मीज़ल का टीका लगाते हैं, मम्स का टीका लगाते हैं, चिकन पॉक्स का टीका लगाते हैं, टेटनस का टीका लगाते हैं, वेरियस इम्यूनाइजेशन स्केड्यूल से वो जाता है बच्चा, और उसमें भी उसके बाद उसको मीज़ल्स होता है, मगर वो बहुत माइन्यूट इंटेंसिटी में होता है, 2 या 3 दिन 4 दिन में वो मीज़ल आके चले जाता है। अब इसमें हमें फ़ायदा क्या हुआ टीकाकरण से? पहले एक ज़माना था जब मीज़ल्स के वजह से बच्चों को पैनक्रेटाइटिस हो जाता था, मीज़ल्स के वजह से बच्चों को मेंटल रिटार्डेशन हो जाया करता था, मगर अब जब से वैक्सीनेशन ड्राइव जो ग्लोबली चलाया गया है, इससे अब हार्डली ऐसे केसेस आते हैं जो मीज़ल्स वैक्सीन लेने के वजह से उन्हें कोई भी तरह की दिक्कतें नहीं आती है। तो वही हमें जो वैक्सीनेशन ड्राइव का कंटिन्यूस जो राउंड्स होंगे हमारे, उससे अल्टीमेट बेनिफिट ऐसा होगा कि ये जो कोविड वायरस तो रहेगा, मगर हम उससे प्रभावित नहीं होंगे, और हम लार्ज स्केल में हमारी हेल्थ को इम्प्रूव हो जाएगा, और इकोनॉमी, बिकॉज हेल्थ इज़ इक्विवेलेंट टू द इकोनॉमी, ये हर देश ने समझ लिया है इसको। ये इस बात को ज़्यादा समझाना था कि जैसे 2 टीके हो गए बराबर, तो ये भ्रम है कि भाई अब तो अपने टीके लगा लिए, अब तो हम उससे आज़ाद हैं। नहीं, मैंने उससे हो सकता है। हाँ, अभी मैंने आपको ये हमने आपको बताया, ये 2 टीके लगाए हैं। इसका मतलब जैसे एग्जाम्पल है, अगर सोल्जर बुलेट प्रूफ जैकेट पहन के मैदान जंग में जाता है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसे गोली नहीं लग सकती, ये हमें समझ आए। तो इसी तरह से वैक्सीन हमने लगा ली, इसका यही है, हम इम्यूनिटी हमने डेवलप कर ली है,
मगर अगर हम कोविड वायरस के संपर्क में आएंगे या पेशेंट के संपर्क में आएंगे, इसकी वजह ये है कि हम मास्क नहीं पहनेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग मैनेज नहीं करेंगे या हम सैनिटाइजेशन ये अगर टेक्निक्स फॉलो नहीं करेंगे तो हो सकता है कोविड वायरस से एक्सपोजर हो, हमें बीमारी भी हो सकती है। लेकिन उसकी मारक क्षमता कम हो जाएगी। क्षमता, यस, वायरस की जो मारक क्षमता है वो कम हो जाएगी, वो कम हो जाएगी। और तो हमें इसलिए जो ऑक्सीजन का जो लंग्स डैमेज हो रहे हैं, आज मेरे पास, मैं आपको एक एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। मेरे एक अच्छे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में पेशेंट एडमिट था, 3 महीना गवर्नमेंट ने उसकी सेवा की, उसके बावजूद वो डिस्चार्ज होने के बाद भी वो अभी डिपेंडेंट हो गया है ऑक्सीजन रेस्पिरेटर कॉन्सेंट्रेटर पे, रेगुलरली ऑक्सीजन चल रहा है और वो अभी हमारे से ट्रीटमेंट ले रहा है। और काफ़ी हद तक, मतलब आप समझ लो, कोविड हो गया, उसके भी आफ्टर इफेक्ट्स जो होते हैं बहुत सीरियस होते हैं, लंग डैमेज हो जाती है 50-60% लंग, और ऐसा हो सकता है कि लाइफ लॉन्ग आप है ना किसी ऑक्सीजन डिवाइस पे डिपेंडेंट हो जाओ। तो ये नौबत नहीं आनी चाहिए, इसलिए वैक्सीनेशन ड्राइव हमें इसका सहयोग करना चाहिए और इसे हमें स्ट्रांगली सपोर्ट करना चाहिए। जी जी नहीं, और वैसे भी जो है ना, एक जो दवा है या वैक्सीन है, ये सपोर्ट सिस्टम है, ये सपोर्ट का काम करती है। जैसे कि अगर सर दर्द की दवा खा के मैं दीवार पे सर मारूंगा तो सर दर्द करेगा ही करेगा जी। तो वैक्सीन लेने का ये मतलब नहीं है कि फिर हम सारे जो भी पैरामीटर्स हमें गाइडलाइंस गवर्नमेंट ने दिए हैं या सारा कुछ है उसको हम अमान्य कर दें। हम वो माने नहीं और हम जो है ना माफ़ी चाहूँगा मेरे लैंग्वेज के लिए, लेकिन खुले सांड की तरह टहले। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। तो हम वो नहीं कर सकते क्योंकि हम अपने के साथ साथ दूसरों के लिए भी खतरा बन रहे हैं जी। तो उस खतरे को अगर हमें हटाना है तो डेफिनेटली गवर्नमेंट की, प्रशासन की, स्वास्थ्य कर्मियों की, सफाई कर्मचारियों की जो सबकी मेहनत है उसे बर्बाद नहीं करें। जी। उसको मद्देनज़र रखते हुए इस वैक्सीन को मान दें और इस चीज़ को समझें और जहाँ तक हो सके सारी गाइडलाइंस फॉलो करें, घर में रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सुरक्षित रहें, जो आज के उसमें बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। जी जी। डॉक्टर रोहन साहब, ये टीकाकरण की जो मुहिम है, क्या अभी तो गवर्नमेंट अस्पताल में चल रही है, कुछ प्राइवेट अस्पतालों को भी मिली है, ऐसा क्या किया जाए? क्योंकि आखिरी छोर तक पहुंचने में भी हम देख रहे हैं अस्पतालों में भीड़ उमड़ पड़ी है। तो प्राइवेट अस्पतालों में, निजी डॉक्टर्स तक, या फिर स्लम्स वगैरह में जो एक गरीबों के बीच में नहीं पहुंच पा रही है, कुछ लोग तो उसे बहुत लाइटली ले रहे हैं, जैसा हम डॉक्टर साहब से बता रहे थे कि बहुत से लाइटली लेने वाले लोग हैं। तो यहाँ तक ये इसको तेजी से फैलाने के लिए क्या किया जाना चाहिए? जैसे आप चैरिटेबल एक संस्था चलाते हैं, आप लोग मेडिकल कैंप वगैरह अरेंज करते हैं। इस दौरान तो मेडिकल कैंप वगैरह नहीं हो रहा है, जैसे मन्ना संस्थान के साथ में भी आप लोगों ने किया है और मेडिकल कैंप लगते थे, कोरोना की गाइडलाइंस की वजह से अभी ये कैंप वगैरह भी लगने भीड़ हो जाती है। तो उसके लिए क्या किया जाए कि अंतिम छोर के व्यक्ति तक भी ये प्रॉपर पहुंच सके? या अभी सबसे पहले तो हमको गवर्नमेंट के प्रोटोकॉल्स फॉलो करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि सेकेंड वेव आ रही है और उसको हमको रोकना है। सो प्रोटोकॉल्स फॉलो करते हुए हमको वैक्सीनेशंस पे ज़्यादा मतलब वैक्सीनेशंस को बढ़ाना है। तो जैसे अभी गवर्नमेंट ने फर्स्ट फेज़ में हेल्थ केयर वर्कर्स को और कोविड वॉरियर्स को स्टार्टिंग शुरुआत की थी, बट अभी आप जैसे देखते हैं सीनियर सिटीजन्स को इसकी शुरुआत कर दी गई है। इनिशियली कुछ लिमिटेड हॉस्पिटल तक सीमिट किया गया था, एक लिस्ट दी गई थी कि ये हॉस्पिटल्स में मिलेंगी, बट अभी गवर्नमेंट प्राइवेट हॉस्पिटल्स को उसकी लिस्ट जो है वो नंबर्स ऑफ हॉस्पिटल्स बढ़ा रही है। दूसरा, गवर्नमेंट ने एक बहुत अच्छा किया है कि डे एंड नाइट सर्विस चालू की है, क्योंकि एक एक दिन में लाखों लोगों को अभी वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग एक दिन में कवर करना चाहती है। तो गवर्नमेंट अपने तरफ से कर रही है कि गवर्नमेंट धीरे धीरे आगे बढ़ रही है, क्योंकि वहाँ पे वो क्योस नहीं चाहती है कि एक साथ सब लोग जाए, तो वहाँ पे भी दिक्कत हो सकती है। तो गवर्नमेंट सिस्टमैटिकली कर रही है, एक ऐप बनाया गया है, ऐप में आपको रजिस्टर करना है, वो ऐप का रजिस्ट्रेशन करने के बाद उसका जेरोक्स कॉपी लेके आपको कोविड सेंटर पे जाना है। तो जैसे ही आपका आधार कार्ड और आपका एज प्रूफ दिखा के वो तुरंत आपको बराबर वहाँ पे वैक्सीन मिल जाएगी। दूसरी बात अगर रह गई कि अभी हमारा क्या योगदान रहेगा इसमें, जैसे हमने कोविड का जब दौर चला था तभी बहुत सारा हमारी संस्था की जो सत्व चैरिटेबल संस्था की ओर से हमने बहुत सारे कैंप्स करके लोगों को आर्सेनिक एल्बम का सब ये किया था ताकि उनकी इम्यूनिटी बढ़े। वैसे अभी जो हमारा मेन काम है वो लोगों तक ये वैक्सीनेशन का जो महत्व है उसको पहुंचाना है। और जो एक क्योस बन रहा है कि लोगों को पता नहीं है, आज काफ़ी फ़ोन मुझे आते हैं कि मुझे वैक्सीन लेनी है बट यहाँ पे भीड़ है, यहाँ पे मेरा नंबर नहीं लग रहा है। तो एज अ डॉक्टर, एज अ NGO, एज अ हमारी संस्था उनको एक गाइडेंस दे रही है। जैसे हमारे पास
बिकॉज हम मेडिकल फील्ड में काम करते हैं तो हमको पता है कि कहाँ पे सिस्टमेटिकली कैसे जाना है, कैसे वहाँ पे आपको वैक्सीन मिल सकती है, और किसी भी तरह की भीड़ भाड़ ना करते हुए, कोई भी स्ट्रेस ना लेते हुए, पहले सबसे पहले हम जैसे हमारे घर में जो बुजुर्ग है, जो सीनियर सिटीजन्स है, उनको अच्छी तरह देखना है कि हमारे सारे बुजुर्ग लोगों ने पहले वैक्सीन ली है कि नहीं ली है, और उनको हमको प्राधान्य देना है, और उनको भी एक सिस्टमेटिकली जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है उसको फॉलो करते हुए उसको करना है। मैं खुद का एक्सपीरियंस बताता हूँ कि सायन में हमने जो हमारे एक रोटरी क्लब ऑफ सायन है, वहाँ पे बहुत सारे सीनियर सिटीजन्स हैं, उनका हमको फ़ोन आया था, उनको हमने अच्छी तरह गाइड किया। आज एवरीडे दे वो 10-10, 20-20 लोग जाके सिस्टमेटिकली वैक्सीन ले रहे हैं, उनको कुछ भी दिक्कत नहीं है। और आप अगर देखेंगे जो भी मैसेजेस अभी आ रहे हैं, जैसे मैंने बहुत फेसबुक पे मैसेजेस देखे कि लोग बहुत तारीफ कर रहे हैं कि गवर्नमेंट सेंटर में जाके भी मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि ये उनको कोई आश्चर्य का ऐसा है कि गवर्नमेंट अच्छा ही करती है, बट लोगों को ऐसा लग रहा था कि डर था कि पता नहीं क्या होगा, लेकिन लोग तारीफ कर रहे हैं कि सिस्टम बहुत अच्छी थी, और वो एक्सप्रेस कर रहे हैं। जब कोई आदमी एक्सप्रेस करता है तो सच में उसने वो अच्छा उसको महसूस हुआ होगा। फैसिलिटी मिली अच्छे होगी, के तब लिए बहुत जाके कम लोग लोग ये करते कर हैं। रहे हैं। और या उनका अनुभव इतना अच्छा था कि वो खुद को रोक नहीं पा रहे लोगों को बताने के लिए। तो मैं यही कहना चाहूँगा, सबसे पहले आपके पेरेंट्स को, आपके सीनियर सिटीजन्स को आपको अच्छी तरह समझा के वहाँ पे लेके जाना है, और एक सिस्टमेटिक जो गवर्नमेंट ने बना के दी है, जो ऐप में आपको रजिस्टर करना है और उसके बाद उसका प्रिंट आउट लेके जो सेंटर्स है उसमें जाना है, और आपको अच्छी तरह वो लेना है। जितना जल्दी आप इसको लेके, उतना जल्दी आप ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन को कवर कर पाएंगे, और एक हर्ड इम्यूनिटी और जो वैक्सीन का जो प्रभाव है वो दिखना चालू हो जाएगा, और ऑटोमेटिकली फिर कोविड केसेस कम होते जाएंगे। उसके साथ जैसे जो SMS का जो हम कैंपेन चला रहे हैं, मैं वापस रिपीट करता हूँ, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजेशन, इसका हमको उपयोग करते रहना है। जी डॉक्टर साहब, राकेश जी, चलते चलते आप कुछ क्या संदेश देना चाहेंगे इसी विषय को लेकर कि एक तो ये भ्रम हमने तोड़ा आप लोगों के जरिए कि वैक्सीनेशन लेने के बाद भी आपको कोविड नहीं होगा, ऐसा नहीं है, होगा, उसकी मारक क्षमता कम होगी, लेकिन इसीलिए आपको लेना है, जो डॉक्टर्स वगैरह ने समझाया आपको। तो ये आपको टीकाकरण मुहिम में सरकार के शामिल होना है, आपको लेना है, लेकिन उससे तरीके से लेना है। लेकिन उससे पहले और उसके बाद किस तरह की परिस्थितियां आती हैं, उसका मुकाबला कैसे करना है, उसका एकमात्र उपाय है आप डॉक्टर्स पर विश्वास करना सीखें। नीम हकीम और खुद डॉक्टर न बने। ये डॉक्टर जो होते हैं, ये आपकी जिंदगी बचाने के लिए और आपको नवजीवन देने के लिए होते हैं। इनके पेशे के साथ उसमें अपने आप को मत शामिल कीजिए, कृपया करके खुद डॉक्टर न बने। तो ये ऐसे लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे, और टीकाकरण मुहिम पर क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर हरदीप साहब? टीकाकरण मुहिम के बारे में तो अभी हमने ऑलरेडी डिटेल में बात की है। जी जी। इसमें एक पहलू ऐसा भी है कि जो गवर्नमेंट, देखिए गवर्नमेंट जो पॉलिसी मेकर्स है उनके जो क्षमता है उसके बारे में क्या कहूँ, इतनी तारीफ़ काबिल है। उन्होंने ओल्ड एज को तो प्रोटेक्ट करने के लिए एक जिम्मा लिया है, उसके साथ साथ उन्होंने एक क्लॉज भी बनाया है, जो लोग 45 ईयर्स टू 60 एज ग्रुप में है और उनके पास कोमॉर्बिडिटी है। कोमॉर्बिडिटी मतलब कोई भी तरह की जो बड़ी बीमारियां हैं, जैसे कि ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है, हार्ट के मरीज़ है, कैंसर है, या किडनी का जो बीमारियों से सफ़र कर रहे हैं, उनके लिए भी एक पैरेलल ये उन्होंने फैसिलिटी क्रिएट की है। और उनका जो स्ट्रेस निर्माण ना हो, तो उन्होंने कहा है आप अपने जहाँ पे ट्रीटमेंट ले रहे हैं वही डॉक्टर के पास से एक सर्टिफिकेट लिखा के लाइए, और ये आप वैक्सीनेशन के ये जो मुहिम है उसका फ़ायदा उठाइए। वो क्या था कि क्या ऐसा है कि टीकाकरण से पहले कोई और टेस्ट कराने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है? नहीं, किसी भी टेस्ट की ज़रूरत नहीं है। अगर आप रेगुलरली जो अपनी बीमारी की ट्रीटमेंट ले रहे हैं, ऑलरेडी हमें पता होता है कि हमें 1, 2 साल, 4 साल, 5 साल से हमें ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है, हमारा हार्ट की बीमारी है, या हम कैंसर से पीड़ित है, ये जो बैकग्राउंड है, जो पास मेडिकल रिकॉर्ड्स है, और आप अपने जो भी डॉक्टर जहाँ भी है, जहाँ से भी आप ट्रीटमेंट ले रहे हो, वो डॉक्टर के कांटेक्ट में जाके एक सर्टिफिकेट बनाना है। वो सर्टिफिकेट लेके आप ऑनलाइन रजिस्टर कर दीजिए, और वहाँ पे जब लेने जाओगे, वहाँ पे आपको वैक्सीन एकदम टाइमली मिल जाएगी और इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। और ये बहुत ही खूबसूरत थिंग है हमने जो देखा है। और दूसरा इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको ये देखना है कि पहले MCGM ने फर्स्ट लेवल पे एक पायलट ट्रायल रन किया, उसके बाद तुरंत 24 घंटों में पूरा सिस्टम सेट करके उन्होंने सब गवर्नमेंट के जो मेन हॉस्पिटल्स है वहाँ पे पूरा वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू हुआ। जब उन्हें पता चला कि हमें रिएक्शंस नहीं आ रहे हैं, तो थर्ड लेवल पे सब प्राइवेट हॉस्पिटल्स को इंक्लूड कर लिया,
और उसके बाद जो 4th लेवल पे उन्होंने जो भी मिडल सेगमेंट हॉस्पिटल्स हैं, जो भी मतलब जो माइल्ड टू मॉडरेट केसेस हैंडल कर सकते हैं, उस तरह के जो केसेस हॉस्पिटल्स हैं, प्लेसेस हैं, वहाँ पे भी वैक्सीनेशन सेंटर्स को उन्होंने परवानगी दे दी है, परमिशन दे दी है। तो गवर्नमेंट इज़ मूविंग इन अ वेरी 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 मतलब ऐसा है कि कदम जमा जमा के आगे चल रही है, ताकि हमारा जो जनसंख्या है, जो हमारी पॉपुलेशन को प्रोटेक्ट कर सके। जी निशित जी, चलते चलते एक थोड़ा सा एक याद आ गया है कि जो लोग जो दवाइयाँ लेते हैं टीकाकरण के बाद, उन्हें बुखार आता है, उन्हें खांसी आती है, वो घबरा जाते हैं, उसे देखकर और लोग पीछे हट जाते हैं। तो ये बुखार का आना, ये थोड़ी सी तबीयत का बिगड़ना, नो डाउट वो अपने डॉक्टर के संपर्क में होते हैं, लेकिन उसे देखकर लोग घबराते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए क्या? नहीं, उसमें घबराने जैसा कुछ नहीं है। हाँ, और इस पे यही हाँ नहीं, करवाना इसमें चाह रहा घबराने जैसा कुछ नहीं है, क्योंकि इसमें काफ़ी कुछ तो किस तरह से क्या होता है डॉक्टर राकेश ने काफ़ी विस्तृत रूप से बताया है। और बिकॉज क्योंकि हम ये एक दवाई है और एक ये वैक्सीन एडमिनिस्टर कर रहे हैं, इसका रिएक्शन थोड़ा स्वाभाविक, और आप देखेंगे तो 100% सबको ये रिएक्शन नहीं हो रहा है। जी जी बिल्कुल। किसी किसी को ये हो रहा है, और जो 24 घंटे के अंदर अपने आप भी हट जा रहा है, जी। एक सिंपल पैरासीटामॉल से भी जी आप पूरी तरह से जो है ना राहत महसूस कर रहे हो 24 घंटे में। और किसी किसी को है भी तो 2 या 3 दिन में वो वापस जिस पोजीशन में थे वैक्सीन लेने के पहले वैसे हो जा रहे हैं। तो इसमें ना घबराने वाली बात है, ना किसी को घबरवाने वाली बात है। जी, न डरे न डराएं। हाँ, और अच्छे से जो है ना आप अपने घर पे रहें, अपना ध्यान जी। रखें, और पूरी तरह से जी। गवर्नमेंट का पूरी तरह से परिवार का साथ दें, और डेफिनेटली आप स्वस्थ रहेंगे। तो इसमें कुछ भी जरा एक सा बहुत भी अच्छी इसमें बात कही घबराने डॉक्टर वाली साहब बात नहीं है। आप लोग आए, डॉक्टर साहब, डॉक्टर निशित चंद्र जी, राकेश जी, डॉक्टर रोहन साहब, आप लोग जो आए, आप लोगों ने हौसला बढ़ाया, और जन जागरण की एक मुहिम जैसी ही हम मानेंगे इस पूरे कार्यक्रम को, कि आपकी बहुत सारी शंकाएं हमने दूर करने की कोशिश की। इसके बाद में भी अगर आपको लगता है कि आपके मन में कोई शंका है, इन डॉक्टर से आप कुछ पूछना चाहें, हमारे शो के दौरान आपको लगता है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। हम उन कमेंट्स के जरिए आपकी शंकाओं को इन डॉक्टर्स तक पहुंचाकर और फिर दोबारा उसका रिप्लाई के जरिए आपको बताने की कोशिश करेंगे। इसके लिए ज़रूरी ये होगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स ज़रूर करें, ताकि हम आपकी बातें डॉक्टर्स तक पहुंचा सकें और डॉक्टर्स के जवाब भी आप लोगों तक पहुंचाएं। डॉक्टर साहब, और जी अंत में एक ही बात कहना चाहूँगा कि हम तीनों ने जो बात कही ना, ये फॉलो करना, ये फॉलो करना, ये पूरा हम फॉलो कर रहे हैं। चूंकि आपसे रूबरू हो रहे हैं और हमें हमारा चेहरा आपको दिखाना है। दिखाई पड़े, इसके लिए हम बिना मास्क के बैठे नहीं। तो हमारे मास्क यहाँ रखे हैं, जो भी कैमरामैन है और जो भी स्टाफ यहाँ पे, सारे लोग मास्क में है कैमरे के पीछे। जी बिल्कुल बिल्कुल, पूरी तरह से हमने फॉलो कर उन रहे हैं। सारी चीजों को फॉलो जी किया हाँ, हुआ है, और हमने स्टूडियो sanitize किया हुआ पूरी है, तरह से स्टूडियो सैनिटाइज किया हुआ है। जी, जी, जी। उसके बाद हमें आमंत्रित किया गया, हमारे आने के पहले सारे प्रिकॉशनरी मेजर्स फॉलो किए गए हैं। जी। हम आए हैं जब पूरी तरह से निश्चिंतता बन निश्चिंत गई। होने के बाद ही आए। हाँ, हम आए हैं क्योंकि हम लोग डेली पेशेंट्स देख रहे हैं। अगर हम कोरोना लेके बैठेंगे या इन्फेक्टेड होके बैठेंगे तो हम आपको वो पहुंचाएंगे। जी। तो उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, क्योंकि इन्होंने, चैनल ने पूरा अपना टाइम निकाला, इसको सैनिटाइज किया, सारे प्रिकॉशनरी मेजर फॉलो किए, उसके बाद हमें आमंत्रित किया, जिससे कि आप तक सही मैसेज पहुंच सके। और हमारे आने का उद्देश्य पूर्ण होगा यदि आपने हमारी बातों को समझा होगा। और जैसा कि सैयद साहब ने कहा, यदि आपके मन में किसी भी तरह की शक व शुबह है तो आप डेफिनेटली जो है ना, आपके सवाल हम पे आप भेजिए नहीं, हम पे फेंकिए। हम उस सवाल को बिल्कुल, पूरी तरह बिल्कुल। से समझेंगे और उसका हम आपको प्रति उत्तर, आपकी संतुष्टि होने तक हम आपको पहुंचाएंगे, लेकिन ना डरे ना डराएं। ठीक है, तो हमें स्वस्थ रहना है, मस्त रहना है, व्यस्त रहना है। जी, बहुत अच्छी बात कही डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, जब कहा जाता है ना कि भगवान का रूप है, दूसरा रूप है डॉक्टर, तो ये सचमुच में भगवान का दूसरा रूप इसीलिए है क्योंकि एक भगवान अगर आपको जीवन देकर भेजता है, साइंस उसे अक्सर नकारने की बात करता है, लेकिन जब भी बात आती है तो आप भगवान की ही तुलना डॉक्टर से करते हैं। और जब ये दूसरा भगवान अगर आपसे कुछ कह रहा है तो उसे मानिए, न घबराइए, न किसी को घबराने के लिए मजबूर कीजिए। एसएमएस का पालन कीजिए, वो एसएमएस नहीं आपका, वो एसएमएस का पालन कीजिए, बहुत ज़रूरी है। आप अपने आप को सैनिटाइज करें, आप मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। सोशल डिस्टेंसिंग जिस माहौल में हम जी रहे हैं, मुंबई जैसे शहर में नहीं हो पा रही है, तो कोशिश करें, मास्क तो लगाएं, सैनिटाइज तो करें। ये तो आपके बस में है। जैसा हमने कहा
कि मौत पर भूख अगर हावी हुई है, तो अगर आप कमाने धमाने भी निकले हैं तो इन छोटी छोटी बातों का बिल्कुल पालन करें, सरकार को सहयोग करें, डॉक्टर्स का सहयोग करें, डॉक्टर्स का कहा मानें। और फिर वही बात कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। कोई भी सवाल मन में हो तो ज़रूर पूछें, न सिर्फ पूछें, डॉक्टर निशित जी की भाषा में कहें तो इनकी तरफ फेंकें, आपको जवाब ज़रूर मिलेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। डॉक्टर साहब, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया स्टूडियो में आने के लिए और जन जागरण की इस मुहिम में एक तरह से हिस्सा लेने के लिए, जन जागरण फैलाने के लिए, बहुत सी भ्रांतियों को दूर करने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल के लिए इतना ही। सलमान को, हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त, लेकिन देखते रहिए DRV न्यूज़। जय हिंद।